तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेसवा एकेडमी। तो सभी डियर स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए। आज हम लोग जो लॉ ऑफ मोशन था उसका सेकेंड लेक्चर देखेंगे। और आपको पता है कि हमने इसके पहले लेक्चर 1 में कंसेप्ट क्लियर किया था, लेकिन अभी आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, क्योंकि यह लॉ ऑफ मोशन अपने आप में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो अगर जो बच्चे जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो, तो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे तो टॉपिक छूटेगा। आपकी तैयारी के लिए हम अपना सिस्टम बनाए हैं कि सिस्टम से चैप्टर भी चलते रहेंगे, और आपका ध्यान देना है कि एक एक दिन बाद मिक्सअप क्वेश्चन भी लाएंगे। मिक्सअप क्वेश्चन आपका पूरा टोटल तैयार करवाएगा और उसका सिस्टम से हम पढ़ाते भी रहेंगे, तो घबराइएगा मत। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आवेग। आवेग के बारे में पढ़ा था। आवेग क्या होता है? आवेग आपने बताया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और समय, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आवेग। उसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। सभी को यहां तक हमने कल बता दिया था। क्लियर? ओके, चलिए अब ध्यान से आप सभी लोग देखिए। देखिए, गति की नियम की बात किया जा रहा है। गति की नियम, यही आपका चैप्टर चल रहा था। ओके, अब आज आपका जो लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर आपका लेक्चर 2 होने वाला है। क्लियर? अब दिक्कत यह है कि अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ध्यान से देखिए। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधक बल। देखिए, प्रतिरोधक बल आपको देखा जाए, इसको देखकर क्या लगता है? प्रतिरोधक बल देखकर क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि कोई प्रतिरोध करने वाला बल है? कोई प्रतिरोध करने वाला बल है? आप जानते हैं ना, जैसे कि कोई पिंड अगर देखा जाए बालू में गिरता है तो वह बालू में कुछ धंस जाता है। क्यों? तो आप कहेंगे कि अपने भार की वजह से, अपने भार की वजह से वो कुछ क्या होता है, नीचे की तरफ धंस जाता है। ओके, और यही बात आप ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। ओके, प्रतिरोधक बल को हम लोग ध्यान दीजिएगा, आर माइनस एम जी बराबर एम ए, यही प्रतिरोधक बल की तरह यूज होगा फार्मूला। आप सभी लोग जानिए, आर माइनस एम जी बराबर एम ए, यही फार्मूला आपका प्रतिरोधक बल की तरह यूज होगा। अब बोलेंगे सर कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई भी पिंड अगर यहाँ पे माइनस जी है, इसका मतलब कि वह ऊपर जा रहा है। माने गुरुत्वीय त्वरण जब नीचे आता है तो नीचे आता है तो प्लस में, ऊपर जाता है तो माइनस में। क्लियर? तो अब ध्यान से अब देखना है आपको। क्लियर? अब जैसे हमने आपको बताया ना कि कोई भार वाला पिंड होता है तो वह जब गिरता है रेत में तो वह अपने भार की वजह से तो आगे जाएगा, आप भार की वजह से आगे जाएगा, लेकिन वो जो ध्यान दीजिए, जो बालू भी है उस पर बल लगाएगा, उसे विपरीत दिशा में ठेलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे यह आपका रेत वाला भार है, ये आपका यमय है जो कि वह बल लगा रहा है। समझ में आया? यमय है जो कि बल लगा रहा है, वह मनुष्य बल लगा रहा है। क्लियर हुआ ना? वह मनुष्य बल लगा रहा है।
और यहाँ पे आर प्रतिक्रिया बल है। आर क्या है? प्रतिक्रिया बल है। समझिएगा, यदि कोई पिंड बालू की रेत पर गिरता है तो अपने भार के कारण बालू रेत में धंस जाता है, जानते हैं आप, बालू रेत में धंसता, परंतु रेत द्वारा उस पर एक बल आरोपित किया जाता है जिसके कारण वह कुछ देर क्या होता है, कुछ देर धंस कर रुक जाता है। इस प्रतिरोधक बल आर, ये बोला गया है ना, इस प्रतिरोधक बल आर यदि आर के का उत्पन्न मंदन ए हो तो यह आपका यह फार्मूला दिया गया है। समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा आप इसको देखिए, ये बातें थोड़ा सा बड़ी बातें हैं, इसको समझिए। देखिए, अगर यहाँ पे आपका बच्चों रेत है, क्या है? रेत। अगर इसमें कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर गिरता है तो यह कुछ देर कुछ नीचे तक धंस जाता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब यह क्या करता है, कुछ भार तक यह नीचे आता है, कुछ क्या होता है, नीचे तक धंसता है, लेकिन जो यहाँ पे देखा जाए आपका प्रतिरोधक बल है, प्रतिरोधक बल भी लगाता है तभी वो रुक जाता है। प्रतिरोधक बल भी क्या करता है, बल लगाता है क्योंकि वो रुक जाता है। प्रतिरोधक बल ही होता है जो बल लगाता है। ध्यान दीजिएगा, इस बल को प्रतिरोधक बल, यदि बल आर के कारण उत्पन्न, देखिए जब प्रतिरोधक बल करता है तो मंदन बन जाता है, क्या हो जाता है, मंदन। तो ये आपको ध्यान देना है कि उसके प्रतिरोधक बल द्वारा, प्रतिरोधक के द्वारा जो बल लगा वो आपका यमय है। क्या है? यमय। तो आर माइनस एम जी अपान यमय, ये बात मतलब है। यहां से अगर हम आर बराबर निकालेंगे तो यम ए, उस पिंड में जो गति हो रहा, उसका जो पिंड में गति हो रहा है, वैसे गति किया, उसका बल य बराबर यमय, अब प्लस जो पृथ्वी बल लगाती है वो भी, पृथ्वी बल लगाती है ना, पृथ्वी पर बल लगाते 1 ग्राम भार बराबर जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो वो बल भी होता है, और प्लस मंदन वाला भी बल होता है, इसलिए आपका यह भी फार्मूला बनता है। यह बच्चों इस फार्मूले पर अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ में आएगा, घबराइए मत। अब हम आपको बताते हैं 1 किलोग्राम भार क्या होता है। 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार क्या होता है? 1 किलोग्राम भार मतलब भार समझिए। देखिए, यह भी एक प्रकार का बल है बच्चों। भार क्या है? एक प्रकार का बल है, और ऐसा बल है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्लियर? यहां पर लिखेंगे यह वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम भार एक प्रकार का बल ही है, वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पे निकालेंगे यम किग्रा, मान लीजिए यम किग्रा द्रव्यमान का अगर हम भार निकालेंगे तो क्या होगा, यम किग्रा भार बल, अगर हम यम किग्रा भार पर बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यम जी। यहाँ पे जी लगाना है क्योंकि पृथ्वी खींचती है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, तो भार बराबर यम जी ही लिखिएगा, ए मत लगाइएगा, ए मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पृथ्वी खींचती है जिस बल से। ओके, और एक फार्मूला यहाँ पे बन जाता है
कि 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। ये बातें भी आप जानते रहिए, ये अक्सर पूछा जाता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन। क्लियर। चलिए अब इसमें हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा आप जानेंगे संवेग। क्या पढ़ने वाले हैं? संवेग संरक्षण का नियम। ध्यान दीजिएगा। ओके, संवेग संरक्षण का नियम, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान देना है संवेग संरक्षण में कि कोई भी वस्तु, देखिए संवेग होता क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान और उसका वेग का मल्टीप्लाई होता है, द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई होता है। लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे कि संवेग संरक्षण के नियम में कि कोई भी वस्तु मतलब किसी भी वस्तु का निकाय हो, माने दो या दो से अधिक वस्तुएं, माने दो वस्तुएं हैं, क्लियर, और दो वस्तुएं हैं, उनकी प्रारंभिक वेग कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तुओं का निकाय है उसका संवेग है, कुछ संवेग होगा और वह गतिमान है। सपोज करिए एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान है, जैसे एक यह पिंड है, एक यह पिंड है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान है। इनका टोटल संवेग तो कुछ होगा और टकराने के बाद ये जिस वेग से चलेंगी तो उनका भी वेग कुछ होगा। तो इसके पहले देखिए, टकराने से पहले आपका जो संवेग है और टकराने के बाद का संवेग हमेशा वही रहता है, मतलब कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग कभी नष्ट नहीं होता। यही है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ध्यान दीजिएगा कि अगर सभी बच्चे समझिए, ओके, इसमें हम आपको सिंपल लिख देते हैं कि इस नियम के अनुसार समझिए, इस नियम के अनुसार किसी पिंड का टकराने से पहले संवेग तथा टकराने के बाद संवेग बराबर होता है, बराबर होता है। देखिए जैसे आपका यहाँ पर एक पिंड है, मान लीजिए यम1 द्रव्यमान का एक पिंड है, क्लियर, और आपका यहाँ पे क्या है, यम2 द्रव्यमान का एक पिंड है। ये इस दिशा में और ये इस दिशा, मान लीजिए एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, क्लियर। अब यह मान लीजिए पहले पहले प्रारंभिक वेग u1 से चल रहा है और ये आपका चल रहा है u2 से। अब ये चल रहा है, टक्कर मारा तो मान लीजिए इसका यह पिंड भारी है, इसे ठेलकर इसी दिशा में टक्कर किया तब भी वह आगे बढ़ रहा है, टक्कर किया तब भी आगे बढ़ेगा। देखिए टक्कर से पहले उसका वेग कुछ अलग होगा, लेकिन टक्कर के बाद उसका वेग बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। जैसे कोई आदमी 5 किलो का है और कोई 2 किलो का है, टक्कर करेंगे तो क्या वजन घट जाएगा? नहीं, वजन वही रहेगा, वेग घट जाएगा। अगर जैसे दो लोग भाग रहे हैं, जैसे यहाँ पे भाग रहे हैं, यहाँ पे विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, तो भागने के बाद टक्कर करेंगे तब इनकी भागने की स्पीड जो होगी वह स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि टक्कर किए ये लोग, टक्कर किए, अब दोनों लोग जा रहे हैं इसी दिशा में, द्रव्यमान तो वही रहेगा m1 m2। अब इनका वेग मान लीजिए v1 और इनका वेग v2। तो आप अब वही आपको बताया गया कि
टक्कर से पहले जितना भी संवेग होगा और टक्कर कर जाएगा उसके बाद भी जो संवेग होगा, संवेग वही होगा, बराबर होगा, संरक्षित रहता है, संवेग नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि टकराने टकराने से पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। क्लियर? तो इनका अब देखिए सबका अलग अलग, इनका निकालेंगे तो द्रव्यमान m1 और देखिए द्रव्यमान m1 और वेग u1 प्लस इनका द्रव्यमान m2 और वेग u2। मैं टोटल संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणा करेंगे संवेग, इनका संवेग इनका संवेग, यह आपका पहले वाला टोटल संवेग और बराबर यहाँ पर द्रव्यमान m1 वेग v1, यहाँ पे द्रव्यमान m2 वेग v2। यही आपका टकराने से पहले और टकराने से बाद हमेशा जो संवेग होता है बराबर होता है। ये बातें आप जानिएगा। ओके, एक बार देख लीजिए, समझ में आया? अब चलिए थोड़ा सा आपको गोली गोली बंदूक वाला जानते हैं ना, गोली बंदूक, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। समझिए, देखिए अगर यहाँ पर एक आपका गोली है, थोड़ा सा गोली किस टाइप से होता है हम समझ लेते हैं। ये आपका गोली हम बना रहे हैं, ये बच्चों गोली है, ध्यान दीजिएगा। बंदूक, ये क्या है? बंदूक लिखिए। यह है बंदूक। अब इससे निकलेगा गोली, क्या निकलेगा? गोली। ये क्या है? गोली। अब समझिए कि बंदूक से अगर गोली निकल रहा है तो इसमें संवेग, इसमें देखिए दो पिंड है, एक आपका बंदूक है और एक आपका गोली है। अब दोनों में देखिए दोनों पिंड है तो दोनों संवेग होगा, दोनों में संवेग होगा। तो क्या दोनों संवेग में क्या डिफरेंस है? देखिए अगर गोली है तो इसका द्रव्यमान होगा, बंदूक है उसका भी द्रव्यमान होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर बंदूक ऐसे चलाते हैं, गोली आगे निकलती है, तो मान लीजिए जो आपका गोली है अभी निकला, उसका वो भी वेग से आगे निकला, पहले बंदूक है, यहाँ पे लिखेंगे बंदूक, बंदूक का संवेग। ओके, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग, गोली का संवेग। बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग, मैं दोनों में संवेग बराबर होगा। अब बंदूक में संवेग की बात करें तो बंदूक का द्रव्यमान मान लेते हैं आपका कैपिटल एम, बंदूक का द्रव्यमान मान लेते हैं क्या? कैपिटल एम। बंदूक की गति तो बाद मान लीजिए, इसका वेग जो है प्रारंभिक वेग u और गोली का द्रव्यमान माने m, इसका वेग v, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये बातें भी जानते रहिए।
बड़ा भाई बंदूक होता है तो बंदूक के लिए कैपिटल एम, उसका वेग यू, प्रारंभिक वेग हो गया। ओके, या ध्यान से यह बोल सकते हैं, इसको यू भी इसको भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं भी, क्योंकि ये बाद में गति करेगा, पहले बंदूक से गोली निकलेगा प्रारंभिक वेग से। ओके, पहले प्रारंभिक वेग से क्या होगा, गोली निकलेगा, उसके बाद बंदूक पीछे हटेगा, क्योंकि गोली आगे जाता है। अगर गोली चलेगा ना तो गोली आगे जाएगा, अब बंदूक क्या होगा, पीछे हटेगा। ओके, तो पीछे हटने का संवेग और आगे बढ़ने का संवेग दोनों बराबर होता है। अब ये सब कंसेप्ट आप क्या होगा यार, न्यूमेरिकल में पूरा मदद करेगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब लिफ्ट में खड़े व्यक्ति की कुछ बात करते हैं, ध्यान से। लिफ्ट में, लिफ्ट की बात है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, यदि लिफ्ट विरामावस्था में है, लिफ्ट विरामावस्था में है तो ध्यान दीजिए, यदि लिफ्ट विरामावस्था में है तो मतलब ध्यान से देखिए वीरों, ये आपका है लिफ्ट, क्या है, लिफ्ट। ओके, अब इसमें कोई व्यक्ति है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है। अब जब यह लिफ्ट विरामावस्था में है, माने ऐसे खड़ा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे कि एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ होता है और उसका भार mg नीचे की तरफ काम करता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि प्रतिक्रिया बल जो होता है वह ऊपर की तरफ काम करता है और इसका जो भार होता है mg नीचे की तरफ काम करता है। ओके, mg देखिए, mg की बात करें, mg भार है और ma बल है, और एक गिरा भार भी एक बल ही होता है भाई। कोई वजन है तो वो भी बल ही लगाता है। जैसे हम किसी के ऊपर बैठ जाएं तो क्या हम, बोलिए, क्या उसको बल लगा रहे हैं? नहीं यार, हम तो बैठ गए हैं तो हमारा भार ही बल बन जा रहा है, हमारा भार ही क्या बन जा रहा है, बल बन जा रहा है। तो यहाँ पे अगर विराम अवस्था में है तो आप बोलेंगे ये दोनों जो है, ऊपर का प्रतिक्रिया बल और नीचे का जो भार है, ये दोनों बराबर रहेगा। अगर विराम अवस्था में है तब, लिफ्ट ऐसे रुका हुआ है तब, लिफ्ट अगर रुका रहेगा तो दोनों प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ भाई खींचने वाला और नीचे भार बराबर होगा, तभी तो वो रुका हुआ है। क्लियर। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तब क्या होगा, देखिए, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, यदि लिफ्ट आपका ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तब इसमें क्या कंडीशन होगा, ध्यान से देखिए। देखिए, अब जी ऊपर जाएगा तो जी का मान हम बोले हैं नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा। तो ध्यान दीजिए, आर, भाई जी तो नीचे खींच रहा है लेकिन उसके ऊपर ले जा रहे हैं तो जी का मान माइनस में, आर माइनस एम जी। और ये एक प्रकार से जो जिस बल से वो खींच रहा है उस बल के बराबर होगा एम ए, एम ए के बराबर जिस बल से वो खींच रहा है, माने ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब कि कोई बल उसे खींच रहा है, और वो जो टोटल बल होगा, और वही ध्यान दीजिए एम जी माइनस में, क्योंकि अब वो जी के पृथ्वी से दूर जा रहा है, और जब पृथ्वी से दूर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, माइनस। अब आप कहेंगे सर, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माने आर बराबर यमय, माने जो उसे खींच रहा है वो भी, और प्लस एम जी, पूरा प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ है, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि
प्रतिक्रिया बल भी ऊपर ही जा रहा है। सब प्रतिक्रिया देखिए, mg आपका जो है भार है वह काम नहीं कर रहा है, तभी तो नीचे नहीं आ रहा है। काम करता तो mg नीचे की तरफ, लेकिन वह ऊपर ही चला जा रहा है। मैं प्रतिक्रिया बल ज्यादा है, यह प्रतिक्रिया बल ज्यादा है, तभी पूरा मटेरियल ऊपर की तरफ बल भी लग रहा है, या मैं भी, यह भी ऊपर चला जा रहा है। अगर यह कुछ वैल्यू होता ना तो नीचे की तरफ काम करता कुछ। ओके, अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि लिफ्ट की, ध्यान दीजिएगा, यदि लिफ्ट नीचे आ रहा हो तब, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही है, अब बताइए क्या होगा। आर बराबर टोटल क्या होगा। अगर नीचे आ रही है इसका मतलब कि भाई mg तो कार्य कर रहा है, mg कार्य कर रहा है तो हमें प्लस में लेना होगा। हमें क्या लेना होगा, प्लस में। मतलब कि ध्यान दीजिए कि r प्लस mg बराबर ma, r प्लस mg बराबर ma। मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो r प्लस एम जी, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात एम जी माइनस आर, एम जी माइनस आर बराबर एम ए। क्लियर, एम जी माइनस आर बराबर एम ए। अब यहाँ पे देखिए एम जी माइनस आर मतलब क्यों, अगर लिफ्ट नीचे आएगा तो आपको जी का मान प्लस में ही लेना होगा, क्योंकि जब पृथ्वी की तरफ आएंगे, पृथ्वी की तरफ आएंगे तो जी का मान प्लस होता है, और जब पृथ्वी के प्रतिकूल ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी का मान माइनस होता है। वह बातें भी समझ के आप समझ सकते हैं, उसको भी आप समझ के समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है तो जी का मान प्लस और माइनस आर। आर क्यों है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, प्रतिक्रिया बल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। जब प्रतिक्रिया बल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है इसलिए आर माइनस में, जो चीजें काम ना कर रहा वो माइनस में। जैसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने का मतलब क्या, mg काम नहीं कर रहा है, mg काम करता तो भाई वो नीचे भी खींचता, mg काम नहीं कर रहा है इसलिए होता था r माइनस एम जी, आर माइनस एम जी बराबर एम ए। ओके, अब लेकिन जब नीचे आए इसके बाद आर काम नहीं कर रहा है, आर काम न करे तो एम जी माइनस आर बराबर एम ए। तो ऐसे भी समझ, जो चीजें काम न करे तो काम होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो बातें समझ सकते हैं, फार्मूला आपका मेन एक ही है, आर एम जी एम ए। देखिए आर है, एक एम जी है, एक एम ए है। यह एक प्रकार सा बल जिसको हम बाह्य बल से खींचते हैं, ये पृथ्वी का बल है, यह प्रतिक्रिया बल है। अगर ऊपर ले जाएंगे इसका मतलब कि नीचे ऊपर ले जाएंगे, जैसे ऊपर जा रहा है तो प्रतिक्रिया बल तो भाई ऊपर जाने का मतलब का प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है, तो प्रतिक्रिया बल काम तो कर रहा है, लेकिन जो नीचे की तरफ पृथ्वी खींचती है जिस भार से, वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं आर माइनस एम जी बराबर एम आई। इसका मतलब नीचे का भार जो पिंड लगाता है, यहाँ पर पिंड जो का जो भार mg नीचे कार्य करता है वो इस पर नहीं लग रहा है। कब, जब पिंड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब कि पृथ्वी का भार जो होता है, जो mg है वो नहीं लग रहा है, इसलिए वो माइनस में। अगर वो नीचे आ रहा है इसका मतलब ऊपर का आर काम नहीं कर रहा है, तो आर माइनस में। ये बातें आप समझिएगा। तो सभी डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, समझ में आ रहा है, आता ही होगा क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर जो बातें अधूरी है उसको हम आपको समझा देंगे न्यूमेरिकल से, क्योंकि यह सब अगर समझ लिए, क्योंकि पेपर में तो थ्योरी तो लिखना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव ही मारना है, तो कर लेंगे, लेकिन घबराइएगा मत। घर्षण आइए थोड़ा समझते हैं, फ्रैक्शन।
घर्षण देखिए, घर्षण देखिए यहाँ पे घर्षण, तो घर्षण के लिए दो सतहों का होना जरूरी है, तभी तो घर्षण होगा। एक ही सतह का होना कहाँ घर्षण हो रहा है? घर्षण मतलब दो सतहों का होना जरूरी है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि दो सतहों दो सतहों की आपेक्षिक आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है। घर्षण कहलाता है। दो आपेक्षिक गति का विरोध करे, जैसे देखिए एक इधर गति एक इधर गति, लेकिन इसका विरोध करे, गति न करने दे। ओके, आप समझिए घर्षण आप अगर जानते होंगे, घर्षण में यह कई टाइप का होता है। देखिए घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार, तो घर्षण के प्रकार में आप देखेंगे तो एक होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण इसका मतलब कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसमें भी तो कोई घर्षण काम कर रहा है जो उसको गति नहीं होने दे रहा है। अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसमें जो घर्षण लगता है उसे क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण। गति प्रारंभ होने से अगर जैसे दो सतहें हैं ऐसे हैं और ये गति करना चाहती हैं, गति करने के लिए तैयार है, लेकिन गति न कर मतलब गति करने वाली हो उसके पहले जो घर्षण लगता है उसे स्थैतिक घर्षण। और दूसरा होता है गतिक गतिक घर्षण। गतिक घर्षण मतलब होता है जब दो वस्तुएं आपस जो दो विपरीत सतहें अक्सर गति करती हो उस समय जो घर्षण लगता है उसे गतिक घर्षण। क्लियर? गति स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो घर्षण लगेगा गतिक घर्षण। एक होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण जैसे देखिए दो वस्तुएं स्थिर हैं, ऐसे सटी हुई हैं, अब यह इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, अब यह गति प्रारंभ करने वाली होती हैं। तो जैसे हम फोर्स लगाएं गति प्रारंभ करने वाली होती है तो एक मैक्सिमम सीमा तक तो यह सहन करेंगी। तो वो मैक्सिमम घर्षण बल जब वह स्थिर से गति प्रारंभ करने वाला होता है उस लिमिटेशन को ही बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत मतलब एक लिमिट। जैसे कि यह देखिए अब हो गए स्थिर, अब इस पर हम क्या करेंगे? इसको गति प्रदान करेंगे। तो गति प्रदान करेंगे, फोर्स से ऐसे ऐसे खींचेंगे, तो जिस समय यह गति कर रही हो उस समय गति प्रारंभ होने के मैक्सिमम फोर्स, जैसे हम फोर्स लगाएं जिससे वह जिस क्षण पर वह स्थैतिक से गतिक बन जाए उस क्षण को ही बोलते हैं सीमांत घर्षण। जब ठीक वस्तु फिसलने की स्थिति में होती है तो उस समय आपका जो स्थैतिक घर्षण जो भी आपका घर्षण होता है उसे बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण के लगने के तुरंत बाद ही वह वस्तुएं गति में हो जाएंगी। गोलाकार वस्तु पर लुढ़कते समय कार्य करने वाला घर्षण वो आपका होगा लोटनी घर्षण। गोलाकार अगर वस्तु है, गोलाकार अगर वस्तु है तो अगर वो घूर्णन कर रहा है तो उसमें जो आपका घर्षण होगा वो आपका लोटनी घर्षण होगा। क्लियर? सभी को यहां तक बच्चे बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए क्लियर है। एक टॉपिक है बच्चों, ध्यान समझिए, कुछ मात्रक हैं, कुछ राशि और मात्रक हैं, उसको याद कर लीजिए। कुछ राशि तथा उसके मात्रक। देखिए
कुछ राशि उसके मात्रक हैं, क्या हैं, ध्यान से देखिए। जैसे आप जानते हैं बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है कि नहीं, हाँ। अब बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर यम ए, जानते रहिए, काम देगा आपको। ओके, अब बात करें संवेग। संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। इसका फार्मूला होता है P बराबर एम भी, P से संवेग, ये जानते रहेगा। ओके, अब उसके बाद ध्यान से देखिए, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड भी होता है, या न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। अब बात करते हैं आवेग। आवेग का बच्चों मात्रक यही, दोनों सेम ही होने वाला है। और यहाँ पे आवेग आई बराबर होता है बल उड़ते समय, बल उड़ते समय। ये फार्मूला से भी आप समझ जाएंगे। ओके, अब प्रतिरोधक बल, प्रतिरोधक बल, प्रतिरोधक बल समझ रहे हैं ना, कोई भी बल हो इसका मात्रक न्यूटन, कोई भी बल हो इसका मात्रक न्यूटन, और यह होता है F बराबर एम ए, यही होता है प्रतिरोधक बल। जैसे बालू में कोई गिरा, तो बालू में अगर कोई गिर रहा है तो अपने भार से नीचे आ रहा है, पृथ्वी खींच रही है यम जी से, लेकिन यम ए ऊपर की तरफ, यम ए ऊपर की तरफ, प्रतिरोधक बल। ओके, अब उसके बाद आपका ये आपका देखा जाए तो कितना है, बल संवेग आवेग, नहीं आवेश नहीं होगा, आवेग, आवेग। भार को भी देख लेते हैं, भार, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसको भार को क्या लिखते हैं, F बराबर mg, यह होता है mg। क्लियर। भार को हम F बोल सकते हैं, या आप लिखिए ना W, वेट, वेट फॉर भार, वेट। ओके, समझ में आया। चलिए थोड़ा सा जड़त्व तो समझिए, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व, जड़त्व है किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे, जिससे पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का, अपनी अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन का विरोध करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वो पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब आप जानते हैं जड़त्व, जड़त्व जो होता है वह, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसका जड़त्व क्या रहेगा, ज्यादा। लिखेंगे द्रव्यमान प्रोपोर्शनल जड़ क्या होता है, जड़त्व। देखिए जैसे कि कोई भी, यह देखिए एक भार है, अब इसमें अगर यह उसमें भार है तो इसमें जड़त्व है। अब इस पर देखिए हम अगर उठाना चाहें, इसको ऊपर उठाना चाहें, अब इसकी स्थिति बदलना चाहें, तो हमें कुछ बल लगाएंगे तो यह सह लेगा, नहीं उठेगा, थोड़ा सा बल लगाएंगे नहीं उठेगा। इसका मतलब
कि हमारे लगाए गए बल का ये विरोध कर रहा है, तो हमें गुस्सा भरा, हम ज्यादा बल से खींच दिए, ज्यादा बल से खींच दिए। तो वही जब वही कुछ क्षण तक तो विरोध किया ना, तो वही उसका गुण है, क्या है, जड़त्व। जैसे पंखा तेज चल रही होती है, अब आप चाहते हैं कि उसको रोके, तो आपको झटका देती है, तो उसमें गति का जड़त्व होता है। जिससे क्या होता है कि वो अपनी गति अवस्था बनाए रखने का प्रयास करती है। ओके, तो वो क्या करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। आप उसे रोकने का कोशिश करें लेकिन वो विरोध करेगा, वही उसका होता है गति का जड़त्व। अब इसके बारे में आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे, तो जड़त्व आप दो प्रकार के देखेंगे। यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आप देखेंगे वो होगा विराम का जड़त्व। एक होता है विराम का जड़त्व, और दूसरा होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। अब इसको आप आराम से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि वस्तु विरामावस्था में है, उस समय वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे विराम का जड़त्व। और यदि वस्तु गति की अवस्था में है और उस समय वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे बोलते हैं गति का जड़त्व। तो चलिए आज का यहाँ पर देखिए, जो आपका लेक्चर है पूरा समाप्त हो चुका है, कंसेप्ट क्लियर है। अब हम इस चैप्टर का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, तो आप देखिएगा आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मत रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।